आज हम लोग की क्लास कौन सी है? 29 है। इसके पहले हम लोग कितनी क्लास डिस्कस कर चुके हैं? 28। आज की क्लास हमारी 29 है। इलेक्ट्रीशियन थ्योरी ITI फर्स्ट ईयर क्लास 29। हम लोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो 2023 में एग्ज़ाम होने हैं उसमें अच्छा से अच्छा स्कोर करना। इस क्लास से संबंधित PDF ऑनलाइन मार्क टेस्ट आपको फ्री में चाहिए तो आप www.globaliti.org पर विजिट करिए इस वेबसाइट पर और इस सुविधा का लाभ उठाइए। चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज द मैग्नेट्रॉन ट्यूब फिलामेंट वोल्टेज? मैग्नेट्रॉन ट्यूब फिलामेंट वोल्टेज यूज्ड इन माइक्रोवेव। माइक्रोवेव में जो हमारा जो होता है माइक्रोवेव ओवन में प्रयुक्त मैग्नेट्रॉन ट्यूब फिलामेंट वोल्टेज क्या है? वो होती है 3.2 वोल्ट AC। कौन सप्लाई होती है? AC सप्लाई होती है। AC सप्लाई होती है। ठीक, AC सप्लाई प्रत्यावर्ती धारा 3.2 वोल्ट। अगला क्वेश्चन बोला हुआ है, रुक रुक कर चलने पर फूड मिक्सर में क्या खराबी है? देखिए, अगर उसका हमारा जो फूड मिक्सर होता है, फूड मिक्सर क्या होता है? जो हमें घरेलू इक्विपमेंट में आप लोग यूज करते हैं मिक्सिंग के लिए, तो फूड मिक्सर क्या हो, जैसे फल वगैरह होते हैं आपको, तो ये बोला हुआ है व्हाट इज द फॉल्ट इन अ फूड मिक्सर इन रन इंटरमीडिएटली। मतलब रुक रुक कर चलने में, रुक रुक कर मतलब चल रहा है, रुक रुक कुछ देर चलता है फिर रुक जाता है, रुक रुक कर चलने पर फूड मिक्सर में क्या खराबी है? तो फूड मिक्सर का मतलब बताया। अच्छा देखो, फूड मिक्सर में मोटर कौन सी होती है? आपकी मोटर वहाँ पे होती है यूनिवर्सल मोटर। कौन सी? अगर कोई क्वेश्चन ये पूछ ले कि फूड मिक्सर में कौन सी मोटर लगी होती है, तो वहाँ पे हमारी यूनिवर्सल मोटर लगी होती है। कौन सी? यूनिवर्सल मोटर। ठीक, एक क्वेश्चन आपका यहाँ से भी तैयार हो गया। उसके बाद बोला हुआ है कि क्या कमी है, ये आपका पूछा हो तो रन आउट ब्रश, आर्मेचर कॉयल ओपन, डिफेक्टिव कम्यूटेटर, फील्ड वाइंडिंग पार्शियली शॉर्ट। देखो बोला हुआ है चल रहा है लेकिन रुक रुक कर चल रहा है, तो वहाँ पे ब्रशों के बीच में क्या हो रहा है? स्पार्क हो रहा है, उसके ब्रश डैमेज है। क्या है? फटा हुआ ब्रश। इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि चल रहा है लेकिन रुक रुक कर चल रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा रन आउट ब्रशेस। और हमारी जो फूड मिक्सर होती है उसमें मोटर कौन सी लगती है? यूनिवर्सल मोटर लगती है। डिफेक्टिव कम्यूटेटर होगा, अगर हमारा कम्यूटेटर डिफेक्टिव होगा तो हमारी वो चलेगी ही नहीं। ठीक, कम्यूटेटर अगर बोला हो दोषपूर्ण कम्यूटेटर, अगर कम्यूटेटर में दोष आ जाएगा तो रन ही नहीं करेगी। उसके बाद फील्ड कॉयल अगर हमारी टूटी होगी या शॉर्ट हो जाएगी तो भी हमारी मोटर नहीं चलेगी। हो सकता है कि अगर उससे अर्थ मिल जाए तो बॉडी में भी उसकी करंट आ सकता है, यदि उसकी बॉडी क्या बोलते हैं उसकी है आयरन बॉडी है, प्लास्टिक फाइबर बॉडी नहीं, क्योंकि फूड मिक्सर हमारे दो प्रकार के आते हैं। एक में बॉडी आपकी देखते हैं स्टील बॉडी होती है और एक जो है प्योर फाइबर के होते हैं। तो बोला हुआ है कि पार्शियली शॉर्ट, ये शॉर्ट हो जाएंगे तो कभी कभी देखा होगा आपने शॉक भी लगता है, तो वही चीज़ होता है। जब शॉर्ट होती है तो उस केस में ये मतलब ये केस तब आएगा जब दोनों शॉर्ट हो जाएंगी। तो इसको ये कंडीशन कब आएगी? जब वाइंडिंग आपस में शॉर्ट हो जाएंगी, तो उस केस में क्या होगा? चलेगी ही नहीं, उस केस में भी नहीं चलेगी, उस केस में भी नहीं चलेगी। हो सकता है कि आपको इलेक्ट्रिक शॉर्ट भी लग जाए। अगला क्वेश्चन दिया है, एकल कला पंप मोटर में दोष क्या है यदि धीमी गति से चलता है? व्हाट इज द डिफेक्ट इन अ सिंगल फेज पंप मोटर इफ इट रन विथ स्लो स्पीड? देखो, एकल कला बोला हुआ है, एकल पला जो आपका जो घर में फ़ैन होता है, जो घर में फ़ैन होता है नॉर्मली, ये भी कौन होता है? आपने देखा होगा सिंगल फेज 220 वोल्ट वाले हमारे सब फ़ैन होते हैं। इसमें भी क्या लगा होता है? कैपेसिटर लगा हुआ होता है। आपने देखा होगा जब फ़ैन आपका चलते चलते 1 वर्ष 2 वर्ष या कुछ काफ़ी दिन का हो जाता है तो फ़ैन धीमे चलने लगता है, तो आपसे क्या बोलता है जो आपको उसका रिपेयरिंग वाला बोलता है इसका कैपेसिटर चेंज कर दो, तो ये जो है अच्छी स्पीड से रन करने लगेगा और इसे जितने RPM है उस RPM पे घूमने लगेगा, अपने रेटेड RPM पर। तो इसका मतलब वहाँ पर भी क्या बोला, क्या डिफेक्टिव हुआ? कैपेसिटर में डिफेक्ट आया। तो वही चीज़ बोला। देखो, हम लोग जो मोटर यूज करते हैं एकल कला पंप मोटर में क्या करते हैं? पानी हम हाइट पे खींचते हैं, उससे हाइट पे खींचते हैं। अगर हमारा कैपेसिटर वीक हो जाता है तो वो पानी खींच नहीं पाता, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डिफेक्टिव कैपेसिटर। हमारे कैपेसिटर में दोष है। बोला हूँ ओपन स्टार्टिंग वाइंडिंग, अगर ओपन स्टार्टिंग वाइंडिंग हो जाएगी तो हमने बोला था स्टार्टिंग वाइंडिंग ओपन हो जाएगी तो चलेगी ही नहीं, स्टार्ट ही नहीं होगी। शॉर्ट इन स्टार्टिंग वाइंडिंग शॉर्ट हो जाएगी, तो हम बता रहे हैं स्टार्टिंग वाइंडिंग शॉर्ट हो जाने के केस में क्या हो जाएगा? उसमें भी शॉर्ट हो जाएंगी तो दोनों के बीच में सप्लाई तो दोगे आप, लेकिन वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं जनरेट होगा। वाइंडिंग इंसुलेशन जो है शॉर्ट हो चुका है, वाइंडिंग सारी डैमेज हो चुकी हैं, जल चुकी हैं। उसके बाद बोला शॉर्ट इन रनिंग वाइंडिंग शॉर्ट हो जाएगी तो मोटर स्टार्ट तो हो जाएगी, लेकिन स्टार्टिंग वाइंडिंग के सहारे आप कब तक घुमाओगे? क्या होगा इससे? बराबर हीटिंग होती रहेगी। रनिंग वाइंडिंग आपकी ऑलरेडी जली हुई है तो बराबर स्टार्टिंग वाइंडिंग बराबर सप्लाई दे, क्योंकि स्टार्टिंग वाइंडिंग का मान क्या मतलब होता है? वो स्टार्ट करती है, उसके बाद जो है
आपने देखा होगा मैक्सिमम मोटर हमने पढ़ा है, स्टार्टिंग वाइंडिंग क्या करती है, स्टार्ट होने में हेल्प करती है, और दोनों के बीच में पीडी कितना होता है, वो फेज शिफ्ट कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है। और हम क्या करते हैं बाद में जितनी भी मोटर हमने पढ़ाई लगभग सभी में परमानेंट कैपेसिटर, ये तो खैर परमानेंट कैपेसिटर के केस में आएगा, लेकिन जहाँ कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर पढ़ाई उनमें क्या होता है, स्टार्टिंग वाइंडिंग, बाद में सेंट्रीफ्यूगल स्विच की सहायता से उनको हम डिस्कनेक्ट कर देते हैं। लेकिन ये स्टार्टिंग वाइंडिंग स्टार्ट तो कर देगी, लेकिन जब रनिंग वाइंडिंग उसको मतलब आपको स्टार्ट में स्टार्ट हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, स्टार्टिंग टार्क भी मिल जाएगा, लेकिन जब रनिंग वाइंडिंग रनिंग वाइंडिंग को बराबर कंटिन्यू रन करने के लिए रनिंग वाइंडिंग की आवश्यकता है ना। अब रनिंग वाइंडिंग यहाँ पे जो है डैमेज हो चुकी है, तो कंटिन्यूअस आप स्टार्टिंग वाइंडिंग में सप्लाई देते रहोगे तो क्या हो जाएगा, रनिंग वाइंडिंग सपोर्ट नहीं कर रही तो आपकी स्टार्टिंग वाइंडिंग भी डैमेज हो जाएगी, साथ में रनिंग के साथ साथ स्टार्टिंग वाइंडिंग भी आपकी डैमेज हो जाएगी। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डिफेक्टिव कैपेसिटर, क्योंकि चल रही है मोटर। देखो मोटर का केस, क्वेश्चन का केस देखो ना, मोटर चल रही है, मोटर में दोष क्या है, यदि धीमी गति से चलता है, चल रहा है धीमी गति से, तो इसका मतलब दोषपूर्ण संधारित्र। हमने सबसे अच्छा एग्जांपल दिया आपके फैन का। फैन में क्या होता है, जब आपका कैपेसिटर डैमेज हो जाता है, फैन की स्पीड धीरे हो जाती है, आप कैपेसिटर चेंज करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, उपकरणों के लिए एसी आपूर्ति प्रणाली में उदासीन पथ का कार्य क्या करता है। उदासीन का मतलब होता है न्यूट्रल। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ न्यूट्रल पथ इन एसी सप्लाई सिस्टम फॉर अप्लायंस, मतलब जितने हमारे इक्विपमेंट होते हैं उसमें जो हमारा उदासीन चालक होता है, जो हमारा न्यूट्रल चालक होता है, उसका क्या यूज है, क्या उपयोग है, ये बोला है नॉर्मली। तो देखो हमारा जो न्यूट्रल है, फेज और न्यूट्रल हमारा क्या करता है, सर्किट को कंप्लीट करता है। क्या करता है, सर्किट कंप्लीट करता है। क्या करता है, सर्किट कंप्लीट करता है, सर्किट कंप्लीट करने का काम करता है। क्या करता है, सर्किट को कंप्लीट करने का काम करता है। इसमें कहीं दिया हो, और जो है हमारे करंट को धारा वापस, भाई सर्किट कंप्लीट कब होगी, जब एक से सप्लाई जाएगी दूसरे से लौट के आएगी ना, वापस आएगी, मतलब धारा वापसी के लिए पथ प्रोवाइड कराता है। तो इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर, सर्किट कंप्लीट कब होगी हमारी, जैसे आप कोई चीज़ सामान मार्केट में लेने गए, बाजार में से घर से सामान लेने जाते हैं, लेकिन जब तक सामान आपका वो काम कब कंप्लीट होगा, जब मार्केट में वो सामान लेने गए और जब वहाँ से लेके घर आ गए तब आपका वो काम कंप्लीट हुआ ना। मतलब एक सोर्स आपने लगाया जाने के लिए, एक सोर्स आपने लिया आने के लिए, तब आपका काम कंप्लीट हुआ। अगर मार्केट में आप सब्जी लेने गए या कुछ भी लेने गए तो क्या हुआ, आपका वर्क कब कंप्लीट होगा, जिस चीज़ को आप लेने जा रहे हैं उसको लेकर सकुशल वापस घर आ जाएंगे तब कंप्लीट होगा। तब आपकी जो वर्किंग है उस पर्टिकुलर काम के लिए तब साइकिल कंप्लीट होगी ना। साइकिल जैसे आपकी चलती है पॉजिटिव नेगेटिव, अब ये एक साइकिल कब कंप्लीट होती है, एक साइकिल अब कंप्लीट मानी जाती है ना, जितनी पॉजिटिव में उतनी ही यदि नेगेटिव में हो जाए तब आपको एक साइकिल कंप्लीट मानी जाती है। तो वही चीज़ यहाँ पे बोला हुआ है, प्रोवाइड करें रिटर्न पथ प्रोवाइड कराता है, मतलब कि सर्किट को कंप्लीट करने का काम करता है, सर्किट को कंप्लीट करता है, इसका मतलब धारा के लिए वापसी पथ प्रदान करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, माइक्रोवेव ओवन में मैग्नेट्रॉन ट्यूब का क्या कार्य है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मैग्नेट्रॉन ट्यूब इन माइक्रोवेव ओवन। जो हमारे ओवन होते हैं वगैरह होते हैं, हमें खाना वगैरह पकाने के लिए रखते हैं, तो जो उसके मालिक्यूल होते हैं, जो अणु होते हैं, उनके बीच में और जो आपके माइक्रोवेव ओवन मैग्नेट्रॉन ट्यूब बताया ना, पूछा है माइक्रोवेव ओवन में मैग्नेट्रॉन ट्यूब का क्या कार्य है। तो जैसे आपका मैग्नेट्रॉन ट्यूब है, आपकी ये मैग्नेट्रॉन ट्यूब है, ये आपका मटेरियल है जो भी रखा हुआ है आपने ओवन में, आप ठीक है, ये आपका मटेरियल है, ये आपका मटेरियल है, पदार्थ है जो भी आपने रखा है, ठीक, ये आपका पदार्थ है। क्या है, ये आपका पदार्थ है, बीच में ये आपका पदार्थ है जो भी आपने रखा है। और अब इसके मालिक्यूल के बीच में, इनके अणुओं के बीच में और इसके अणुओं के बीच में और क्या बोलते हैं, जो इसकी कुकिंग फ्रीक्वेंसी है, तो उनके बीच में क्या होगा, ऑसिलेशन होगा। क्या होगा, ऑसिलेशन होगा। तो वही दिया हुआ कहीं होगा, एम्पलीफाई द माइक्रोवेव सिग्नल, और उसी फ्रीक्वेंसी से क्या होगा, वो हीट होगा आपका जो मटेरियल रखा हुआ है। आपने देखा होगा, मतलब आप इसके पीछे कभी लॉजिक आप समझने की कोशिश करिए। कहने का मतलब जो आपके मटेरियल रखे हैं उसके अणुओं के साथ में, और जो आपके अणु हैं आपके जैसे पदार्थ है, इसके जो मालिक्यूल है और उसके जो खाना पकाने की आवृत्ति है, उसके ऑसिलेशन जो होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी को मेंटेन करने का काम करता है। माइक्रोवेव मैग्नेट्रॉन का ट्यूब का कार्य क्या है, तो जो आप बताए, जो मालिक्यूल है और सप्लाई कुकिंग फ्रीक्वेंसी है, मतलब किस आवृत्ति पे हम इसे जो है हीट करें ताकि जो है इतने समय में हमारा मटेरियल हीट हो जाए। तो उनके क्या मैग्नेट्रॉन ट्यूब में जो आपकी सप्लाई फ्रीक्वेंसी है, और सप्लाई फ्रीक्वेंसी कब कितनी होती है, जैसे जिस सप्लाई फ्रीक्वेंसी किसे बोलते हैं, जितनी सप्लाई फ्रीक्वेंसी अलग अलग हो सकती है। जितनी फ्रीक्वेंसी देंगे, जितनी ज़्यादा पल्स देंगे, जितनी ज़्यादा सप्लाई फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, तो उतनी ज़्यादा ऑसिलेशन होंगे, उतनी जल्दी ही आपका मटेरियल हीट होगा। कहने का मतलब आप समझ गए होंगे।
तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑसिलेट एंड द प्रोड्यूस कुकिंग फ्रीक्वेंसी, दोलन और खाना पकाने की आवृत्ति का उत्पादन। माइक्रोवेव ओवन में मैग्नेट्रॉन ट्यूब का क्या कार्य है? दोलन और खाना बनाने की आवृत्ति का उत्पादन। इसी प्रक्रिया से आपका जो पदार्थ है जो भी रखा हुआ है वो हीट होता है। गीले चक्की में किस प्रकार की मोटर का उपयोग किया जाता है? ये पूछा है, गीले चक्की में किस प्रकार की मोटर का उपयोग किया जाता है? ठीक है, विच टाइप ऑफ मोटर इज यूज द वेट ग्राइंडर। वेट ग्राइंडर एक तो चक्की है ऊपर से गीली है, ठीक है। तो अब गीले चक्की में किस प्रकार का होगा? अब देखिए, हमें चक्की कोई सा भी हो, हमें टार्क तो चाहिए, तो टार्क के साथ में हमें क्या चाहिए? कैपेसिटर चाहिए। और बोला हुआ है देखो, विच टाइप ऑफ मोटर यूज, तो इसके लिए यूज हो जाएगा कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। कौन सी मोटर हो जाएगी? गीले चक्की में कौन सी हो जाएगी? कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन नहीं होती। कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर यहाँ पे यूज नहीं होगी, यहाँ पे यूज होगी कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। यूनिवर्सल मोटर आप जानते हैं कहाँ पे होती है? आपके फूड मिक्सर वगैरह में होती है। रिपल्सन मोटर अपने ट्रैक्शन वगैरह में लोग यूज कर लेते हैं। कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर मोटर जहाँ हमें बहुत अधिक टार्क चाहिए वहाँ पे हम यूज करते हैं, और इसमें भी टार्क होता है लेकिन हम चक्की के रूप में क्या करते हैं? इंडक्शन रन मोटर लेते हैं कैपेसिटर से जो स्टार्ट होती है, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। इसका आपको बताया कि यूनिवर्सल मोटर किस में यूज करते हैं? इसको यूज करते हैं फूड मिक्सर में। यूनिवर्सल क्यों बोलते हैं? यूनिवर्सल इसलिए बोलते हैं कि ये एसी और डीसी दोनों धाराओं पे कार्य कर सकती है। उसके बाद बोला हुआ है, व्हाट इज द नेम ऑफ सर्किट। सर्किट का नाम क्या है? हम हमेशा बोलते हैं सर्किट में देखो लगा क्या है, सर्किट का नाम अपने आप फाइंड हो जाएगा यदि हम ये पता कर लें कि सर्किट में लगा क्या है। तो सर्किट में लगा क्या है ये देख लेते हैं। सर्किट में लगा हुआ है, ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, प्रतिरोध लगा हुआ है, ठीक है, प्रतिरोध लगा हुआ है। और देखो, हमेशा पहचान किससे होती है? पहचान होती है कि घर में काम सब लोग करते हैं लेकिन घर का मुखिया एक होता है। आपने देखा होगा, मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, घर में सब लेकिन मतलब फैसला उसी का माना जाता है फाइनली। घर के लोग सब लोग सलाह देते हैं, सबकी सलाह सुनता है, लेकिन जो घर का मुखिया होता है, मालिक होता है, या गाँव का सरपंच होता है, फिर वो अपने अकॉर्डिंग काम करता है, मतलब सबकी सहमति लेता है। तो एक गाँव में सब लोग रहते हैं, अमीर लोग, गरीब लोग, छोटे बड़े सब लोग रहते हैं, तो हर तरीके के रहते हैं, नफरत वाले रहते हैं। तो उन सबको लेके साथ में चलना और गांव को आगे बढ़ाना, गांव का विकास करना, जिले का विकास करना, तो वही चीज़ है। आपका एक गांव है, उसमें बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। एक सर्किट है, इसमें बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। SCR हो सकता है, प्रतिरोध हो सकता है, वेरिएबल प्रतिरोध हो सकता है, कैपेसिटर हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। लेकिन इन सब के बाद फाइनली जो आपकी सर्किट है, सर्किट रिप्रेजेंट किसको कर रही है? मतलब ये सर्किट जो आपका पूरी सर्किट से इफेक्ट मिला, ये किसको मिल रहा है? ये आपका फैन लगा हुआ है, ये फैन का सिंबल होता है ना, आपने सभी ने जाना है ये फैन का सिंबल होता है। तो ये पूरी सर्किट जो कंप्लीट हुई, इसके बाद ये कंट्रोल किसको हो रही है? ये सर्किट से जो आपकी जनरेशन हुई, ये सर्किट से जो नियंत्रण प्रदान हुआ, इससे फायदा कौन उठा रहा है? इससे फायदा उठा रहा फैन। हमने अपने घर में देखा है, जो हमारे फैन लगे हुए होते हैं, तो हमारा जो स्विच बोर्ड होता है, किनारे छोटा सा गोला सा बटन या क्या बोलते हैं क्रॉस टाइप में बना हुआ होता है, उससे हम क्या करते हैं, कहते हैं 2 नंबर में कर दिए, 3 नंबर, वहाँ पे रजिस्टर्स लगा होता है और कुछ नहीं होता है। जैसे जैसे आप उनको क्या बोलते हैं, अपने वोल्टेज फैन रेगुलेटर को घुमाते हैं तो आपकी फैन की स्पीड तेज़ी हो जाती है, और उसके बाद जैसे कम करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो कम हो जाती है, क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो इस फैन की स्पीड आपकी इंक्रीज हो जाती है। तो ये क्या हुआ? फैन रेगुलेटर का सिंबल हुआ। क्या हुआ? इलेक्ट्रॉनिक फैन रेगुलेटर। अब देखो, इलेक्ट्रॉनिक फैन रेगुलेटर इसलिए बोल दिया गया है क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट का यूज किया। क्या यूज किया है? देखो, ये यहाँ पे क्या यूज किया है? ये आप देखो, ये आपके क्या दिया हुआ? गेट दिया हुआ है। अब देखो, गेट दिया, 2 टर्मिनल ये दिए हैं, SCR लगाया हुआ है, गेट लगाया हुआ है। इसका सिंबल आप जानते हैं ना, आपको पिछली क्लास में बताया गया है। हम बोल रहे हैं हमेशा सिंबल आप सब याद कर लो, ठीक है, सिंबल याद कर लोगे। डायक, ट्रायक, SCR जो भी लगा हुआ है, ये सब हमारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं, ठीक है। ये सब हमारी डायक में कितने टर्मिनल होते हैं? 2 टर्मिनल होते हैं। ट्रायक में कितने टर्मिनल होते हैं? SCR को कैसे टर्न ऑन करते हैं, ये सब बताया जाएगा। लेकिन हम ये सारे हमारे इक्विपमेंट कौन से हैं? ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हैं, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? विच टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर इज यूज्ड फॉर हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन। उच्च आवृत्ति अनुप्रयोग के लिए, इसका राइट आंसर आपने देख लिया, इलेक्ट्रॉनिक फैन रेगुलेटर है। विच टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर इज यूज्ड फॉर हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन। उच्च आवृत्ति अनुप्रयोग के लिए
किस किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। हाई फ्रीक्वेंसी के लिए चाहिए, और दूसरा आयरन लॉस हम ट्रांसफार्मर हो तो हम कोशिश करते हैं कि कोर लॉस, भाई ट्रांसफार्मर है तो वाइंडिंग होगी ही होगी, वाइंडिंग होगी तो कॉपर लॉस तो होंगे ही होंगे, तो कॉपर लॉस तो हमारे बस में नहीं है, क्योंकि वाइंडिंग कॉपर की है तो कॉपर लॉस तो होना ही होना, उसमें हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं। तो कम से कम इतना कर लें जो हमारे बस में, जैसे कोर लॉस होते हैं जिनको आयरन लॉस के नाम से हम समझते हैं, उनको ही कम कर लें। तो कम यही तो होता है, जो हम अपने से गलती क्यों करें। ट्रेन हम जानते हैं डेली हमारे जो स्टेशन में ट्रेन आती है जो जाने के लिए आपके घर से, डेली आधे घंटे लेट आती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं डेली आधे घंटे हम भी लेट हो सकता है। किसी दिन ट्रेन अपना राइट टाइम आना हो जाए तो उस दिन तो हमारी ट्रेन छूट जाएगी ना। तो जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में उनको अच्छा करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे बोला हुआ है वो हाई फ्रिक्वेंसी चाहिए, और दूसरी चीज़ हमें क्या चाहिए, कोर लॉसेस घटाने। तो उसके लिए सबसे अच्छा कौन सा होता है, आपका फेराइट कोर ट्रांसफार्मर। ठीक है, कौन सा होता है, फेराइट कोर ट्रांसफार्मर। इसका राइट आंसर हो जाएगा फेराइट कोर ट्रांसफार्मर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है एक आदर्श ट्रांसफार्मर में प्राथमिक वोल्टेज E1 V1 और माध्यमिक वोल्टेज, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइमरी वोल्टेज E1 एंड सेकेंडरी वोल्टेज E2। ट्रांसफार्मर की इक्वेशन आपको हमने सामने बताया होगा। ट्रांसफार्मर का वैसे बेसिकली चलो यहाँ पे बता देते हैं। ट्रांसफार्मर की इक्वेशन आप सब जानते हैं, आएगी तो वो भी बता देंगे। ट्रांसफार्मर का सिंबल आपका, ट्रांसफार्मर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है थोड़ी सी बताने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। ये आपका फ्लक्स होता है, ये आपकी अगर प्राइमरी, और ये आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। ये आपकी कौन सी वाइंडिंग हो गई, यहाँ पे I1 करंट होगी, यहाँ पे I1 करंट होगी। आपका जो प्राइमरी वोल्टेज V1 होगा, इसको हम प्राइमरी बोलते हैं, इस पूरे पार्ट को सेकेंडरी बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो जनरेट होगा आपको EMF कौन सा मिलेगा, E1 मिलेगा। यहाँ पे कौन सा मिलेगा, E2 मिलेगा। और यहाँ पे आपको जो करंट मिलेगी I2 मिलेगी। यहाँ पे जो वोल्टेज मिलेगा आपको V2 मिलेगा, और आपका EMF क्या होगा, E2 होगा। ठीक, EMF क्या होगा आपका, E2 होगा। तो E2 आप यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑलरेडी लिखा है। ठीक है, और आपके जो टर्म्स होंगे कितने, नंबर ऑफ टर्म प्राइमरी में N1 होंगे, नंबर ऑफ प्राइमरी में N2। ये इनकी नेमिंग करने का हमने एक सिंपल सा आपको एक तरीका बताया। ठीक, इस प्रकार का हमारा ट्रांसफार्मर कंस्ट्रक्शन होता है। अब इसका हम क्या बोले, आइडियल बोल रहा। अगर इसकी केस कौन सी हो जाए, आइडियल केस हो जाए। इसकी अगर इक्वेशन बनाए तो और भी बन सकती है, लेकिन यहाँ पे हम बता रहे हैं अगर क्या बोला है, आइडियल केस। आइडियल केस का मतलब क्या हुआ, आदर्श का मतलब होता है सबसे अच्छा, सबसे उत्तम, जिसमें लॉसेस बिल्कुल कम हो जाए। तो क्या बोला है ट्रांसफार्मर में, बोला है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन प्राइमरी वोल्टेज E1 एंड सेकेंडरी वोल्टेज। जो प्राइमरी वोल्टेज E1 V1 है, आपका प्राइमरी वोल्टेज कौन सा है, प्राइमरी वोल्टेज V1 है, और प्राइमरी वोल्टेज V1 E1, और सेकेंडरी वोल्टेज कौन सा है, E2 V2 है। इनके दोनों के बीच में रिलेशन क्या होगा, जब केस आपका कौन सा हो, केस आपका आइडियल हो। क्या बोला है ट्रांसफार्मर, केस आपका आइडियल है। आइडियल केस का मतलब होता है आदर्श का मतलब होता है 100% इफिशियंसी। आदर्श का मतलब होता है 100% इफिशियंसी देने वाला। इन प्रैक्टिकल कभी हमको 100% इफिशियंसी मिलनी नहीं है, लेकिन बोला हुआ है कि हमें आइडियल केस है। तो आइडियल केस का मतलब क्या होगा, हमारे सारे रेजिस्टेंस जितने होते हैं, वाइंडिंग रेजिस्टेंस, ये कोर सब कुछ मिलाकर क्या हो गया, R=0 हो गया। प्रतिरोध का मान 0 हो जाएगा इस केस में। R हमारा मतलब जो है हमारे लॉस खत्म हो गए, आइडियल केस हो गए। तो इस केस में क्या होगा, हमारा जो वोल्टेज हो हमारा, देखो हमने बताया था आपको, जो क्या बोलता है, ट्रांसफार्मर का फेजर डायग्राम बनाते हैं, कभी इंडक्शन मोटर का फेजर डायग्राम बनता है ट्रांसफार्मर का। क्या होता है, एक केस में क्या होता है, करंट जो है वोल्टेज को लैग करती है, एक केस में क्या होता है, करंट वोल्टेज को लीड करती है। दोनों में डिफरेंस कौन सा होता है, वोल्टेज। एक केस में होता है करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेस में हो जाते हैं, लेकिन अब यहाँ पे देखो बोला हुआ है कोई इफेक्ट नहीं है, आइडियल केस है, तो करंट और वोल्टेज बराबर होंगे ना। तो क्या बोलते हैं, आपका जो E1 अब इस समय क्या हो जाएगा, E1 = V1 की हो जाएगा, E2 = V2 की हो जाएगा। मतलब जो आपका प्राइमरी वोल्टेज है वो सेकेंडरी वोल्टेज के बराबर हो जाएगा। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला, क्योंकि आइडियल केस बोला हुआ है। इन प्रैक्टिकल कभी आइडियल हो ही नहीं सकता, प्रैक्टिकल में जाएंगे तो ये नहीं होगा कभी। किस भाई, हमारे तो ट्रांसफार्मर आते हैं, कई प्रकार के आते हैं। कभी कभी देखा आपको, जैसे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ये तो आपके वोल्टेज के अकॉर्डिंग हो गए। कोर टाइप होते हैं, बेरी टाइप होते हैं, सेल टाइप होती है, सबका अलग अलग यूज है। लेकिन यहाँ पे बोला हुआ आइडियल केस में हमारा R=0 हो जाएगा। तो E1 = V1 एंड E2 = V2 हो जाएगा। इसका राइट आंसर यहाँ से आपका हमने क्लियर करने की कोशिश की है। और इसकी इक्वेशन भी बनती है, जब आगे चलेंगे ऐसा क्वेश्चन आएगा तो वहाँ भी हम आपको इक्वेशन बनाकर भी निकाल देंगे। ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर का क्या कार्य है, जो कंजर्वेटर लगा हुआ होता है, आपका जो ट्रांसफार्मर हमने बताया, अभी ट्रांसफार्मर आपको हमने बताया था, तो जो कंजर्वेटर लगा हुआ होता है, आपने देखा होगा कंजर्वेटर टैंक लगा हुआ होता है, तो इसको कंजर्वेटर टैंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
क्या बोलते हैं इसको? कंजर्वेटर टैंक बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कंजर्वेटर टैंक। हम बार बार बोल रहे हैं इसलिए कि आपको याद हो जाए। इसको क्या बोलते हैं? कंजर्वेटर टैंक। कंजर्वेटर टैंक, इसको क्या बोलते हैं? कंजर्वेटर टैंक। ठीक, कंजर्वेटर टैंक बोलते हैं इसको, इसको कंजर्वेटर टैंक बोलते हैं। अब जब देखो ट्रांसफार्मर में लोड बढ़ता है, तो ट्रांसफार्मर में जब लोड बढ़ता है तो क्या होता है? प्रेशर इंक्रीज होता है ना। तो वहाँ पे क्या होता है? जब प्रेशर इंक्रीज होता है, आपका ट्रांसफार्मर जो आयल होता है, ट्रांसफार्मर आयल होता है, जब लोड बढ़ता है तो उसके जो आयल में एक्सपेंशन होता है, आयल में विस्तार होता है। जैसे आप घर में पानी उबालते हैं या मिल्क उबालते हैं तो क्या होता है? आपका रहता तो जो है 1 से 2 लीटर, लेकिन पास आपको उबाल रहता है, लेकिन जब उबाल आती है तो क्या होता है? वो ऊपर तक आ जाता है, लेकिन रियल में ऊपर तक नहीं रहता। तो वही चीज़ मतलब जब हीट हुई तो हीट से अभी ट्रांसफार्मर जब हमारा चलेगा, इसमें लोड आएगा तो क्या होगी? हीट होगी तो हमारा तेल क्या होगा? तेल में एक्सपेंशन होगा, तेल में भी, तेल के आयतन में विस्तार होगा। क्या होगा? तो उस केस में हमारा ट्रांसफार्मर फटे ना या ट्रांसफार्मर डैमेज ना हो तो क्या होता है? हमारा जो तेल होता है, आयल होता है, कहाँ चला जाता है? कंजर्वेटर प्लेट में जाने लगता है। तो क्या हो जाएगा? और उस नमी को प्रवेश करने से रोकता है, वायुमंडल में ऊष्मा को स्थानांतरित करने से रोकता है। उसके बाद बोला हुआ है आंतरिक दबाव छोड़ने की अनुमति देता है, लोड भिन्नता के कारण तेल के स्तर को विस्तार की अनुमति देता है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे जैसे लोड बढ़ा तो लोड में एक्सपेंशन हुआ, तेल के स्तर में मतलब लोड हमारा बढ़ा। लोड हमेशा कभी भी किसी आपके जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन जितने मोहल्ले कभी सेम नहीं होता भाई। नाइट के समय यदि ठंडा मौसम है तो सब लोग क्या करते हैं? फैन वगैरह, ठंडा मौसम है नाइट में सब लोग फैन एसी सब यूज नहीं करते ना, क्योंकि ठंडा है। अगर जब गर्मी आएगी जैसी एसी, तो वहाँ पे क्या करते हैं? एसी भी चलाओगे, कूलर भी चलाओगे, फ्रिज का भी यूज करोगे, सब कुछ यूज करोगे, तो वहाँ पे लोड आपका क्या होगा भाई? डेली का लोड हमारा सेम नहीं रहता। कुछ हर 15 दिन 20 दिन मौसम चेंज होता है, तो मौसम के हिसाब से हम लोग अपने इक्विपमेंट जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं उनका हम यूज करते हैं। जैसे संडे के दिन क्या होता है? घरों में इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंज्यूम होती है, सब लोग घर में रहते हैं, मूवी देखते हैं, सॉन्ग सुनते हैं, तो सब किससे चलते हैं? ये सब हमारी इलेक्ट्रिसिटी से ही तो चलते हैं। तो क्या होगा उस दिन? हमारी कंज्यूमेशन मतलब हमारा लोड हमेशा वेरी करेगा। तो इसलिए जो हमारा ट्रांसफार्मर है, कौन सा जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है, उसमें हमेशा क्या होती है? लोड हमेशा इनबैलेंस कंडीशन में होता है, मतलब लोड भिन्नता बदलता रहता है, किसी दिन कम किसी दिन ज़्यादा। तो जब लोड भिन्न होगा तो हमारे जो ट्रांसफार्मर का आयल है उसका लेवल भी इंक्रीज डिक्रीज होगा, एक्सपेंशन होगा, लोड डिक्रीज होगा, तो ट्रांसफार्मर आयल जो है आपका फिर से अपनी उसमें आ जाएगा, टैंक में आ जाएगा। अभी इस लोड भिन्नता हुआ है तो ट्रांसफार्मर आयल का भी जो क्या बोलते हैं हीट के कारण उसमें भी एक्सपेंशन होगा, विस्तार होगा। जैसे हमने बताया था आपको वाटर बॉयल करता है, तो इस समय जब इसका विस्तार होगा तो यहाँ से टैंक से तेल कहाँ चला जाता है? कंजर्वेटर प्लेट में चला जाता है। किस में चला जाता है? कंजर्वेटर टैंक में चला जाता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? लोड भिन्नता के कारण तेल के स्तर में विस्तार की अनुमति देता है। जब ट्रांसफार्मर के पास कहीं जाइएगा तो गौर से देखिएगा, जो ऊपर लगा हुआ था छोटा सा टैंक, इसे बोलते हैं कंजर्वेटर टैंक। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है शॉर्ट सर्किट टेस्ट द्वारा ट्रांसफार्मर के किस हानि का निर्धारण किया जाता है? विच लास्ट ट्रांसफार्मर इज डिटरमाइंड बाय शॉर्ट सर्किट टेस्ट। ट्रांसफार्मर में हमारे जो बेसिकली होते हैं वो कौन से होते हैं? 2 टेस्ट होते हैं। ट्रांसफार्मर बेसिकली हमारे कौन से 2 होते हैं? सिर्फ 2 टेस्ट होते हैं। एक होता है ओपन सर्किट टेस्ट, एक होता है शॉर्ट सर्किट टेस्ट। बाकी अगर ट्रांसफार्मर के रूटीन टेस्ट होते हैं। अगर ट्रांसफार्मर के स्वस्थ होने के परीक्षण देखोगे, ऐसे तो कई सारे परीक्षण होते हैं, लेकिन जो बेसिकली ट्रांसफार्मर के टेस्ट होते हैं हमारे कौन से होते हैं? या तो ओपन सर्किट होता है या शॉर्ट सर्किट होता है। ओपन सर्किट में क्या चेक करते हैं? हम कोर लॉस, आयरन लॉस, ये सब जानने की कोशिश करते हैं। और शॉर्ट सर्किट है तो उस समय शॉर्ट सर्किट में मतलब हमारा ट्रांसफार्मर लोडेड है, तो उसके समय क्या होगा? उस समय हम वाइंडिंग लॉस चेक करेंगे। वाइंडिंग लॉस को क्या बोलते हैं? वाइंडिंग लॉस को हम कॉपर लॉस बोलते हैं। कॉपर लॉस कब चेक करेंगे? शॉर्ट सर्किट कंडीशन में। जब भी हमने ट्रांसफार्मर बताया था आपको, अभी मैंने आपको ट्रांसफार्मर बताया था, ये शॉर्ट हो जाएगा प्राइमरी सेकेंडरी, हमने आपको बना के दिखाई थी पिछले क्वेश्चन में, जाके देखिएगा रिवर्स करके। तो क्या होगा अगर ये ओपन सर्किट है सेकेंडरी हमारी, तो इस समय हम क्या सिर्फ ट्रांसफार्मर में सप्लाई दी जा रही है प्राइमरी में और लोड नहीं लिया जा रहा है, तो इस समय ओपन सर्किट है। और इस समय क्या होंगे? इस समय सिर्फ हमारे कोर लॉस या आयरन लॉस होंगे, उनको फाइंड करते हैं। लेकिन यहाँ पे बोला शॉर्ट सर्किट, मतलब कि हमारा ट्रांसफार्मर शॉर्ट सर्किट टेस्ट किस लिए करते हैं? लोड लगा कर देखते हैं कि कितने लोड पर कितना कॉपर लॉस हो जाएगा और कितनी एफिशिएंसी हमको मिलेगी। क्योंकि हमारा जो एक ऐसी कंडीशन आती है कॉपर लॉस स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा कॉपर लॉस जो होता है हमारा ज़्यादा होता है, और कॉपर लॉस और इसमें आयरन लॉस अभी देखो जब आएगी, एक केस ऐसा आता है कि जब मैक्सिमम इफिशियंसी लेनी होती है। क्या लेनी होती? मैक्सिमम इफिशियंसी का मतलब हम समझ लीजिए कोई भी मशीन है उसका 98 90.9% अगर हम लेने की कोशिश करें,
99.9 या 99, 98, 95 ऐसे इफिशियंसी लेने की कोशिश करें तो उस मशीन को अच्छा मानते हैं। तो ट्रांसफार्मर से अगर हमें 100% इफिशियंसी, मैक्सिमम इफिशियंसी लेनी है, क्या मैक्सिमम इफिशियंसी लेनी है, हद से ज़्यादा, मतलब जो एक अधिकतम इफिशियंसी हो सकती है वो लेनी है, तो उस समय क्या हो जाते हैं, उस समय हमारे कापर लॉस किसके हो जाते हैं, कापर लॉस इक्वल टू आयरन लॉस, कापर लॉस बराबर किसके हो जाते हैं, आयरन लॉस के, कापर लॉस किसके बराबर हो जाते हैं, आयरन लॉस के। अभी आएगा ऐसा क्वेश्चन तो देखेंगे, फिलहाल पूछा हुआ शॉर्ट सर्किट के द्वारा ट्रांसफार्मर की किस हानि का, तो शॉर्ट सर्किट के द्वारा कापर लॉस चेक करते हैं, शॉर्ट सर्किट के द्वारा, शॉर्ट सर्किट में हम कौन सा चेक करते हैं, शॉर्ट सर्किट में ताम्र हानियां, शॉर्ट सर्किट में हम ताम्र हानियां चेक करते हैं, ताम्र हानियां। और ओपन सर्किट में क्या चेक करते हैं, ओपन सर्किट में लौह हानियां, ओपन सर्किट में आप लौह हानियां चेक करते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, कापर लॉस। शॉर्ट सर्किट टेस्ट में द्वारा ट्रांसफार्मर के किस हानि का निर्धारण किया जाता है, विच लॉस ऑफ ट्रांसफार्मर इज डिटरमाइंड बाई शॉर्ट सर्किट टेस्ट, तो इसका कौन सा हो जाएगा, इसका हो जाएगा कापर लॉस। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कैलकुलेट द वोल्टेज रेगुलेशन इन परसेंटेज ऑफ ट्रांसफार्मर इफ द नो लोड वोल्टेज इज 240 एंड फुल लोड वोल्टेज इज 220 वोल्ट दिया। अब देखो हम बताएं, ये क्वेश्चन पूछा हुआ किसका, वोल्टेज रेगुलेशन का, बोल्टा नीमन का, वोल्टेज रेगुलेशन और वोल्टेज नीमन। अब जैसे आपका फैन है, हम यहाँ पे फैन की बात कर लें, अभी इसकी क्वेश्चन की बाद में बात करेंगे। तो क्या हुआ, आपने जो फैन है, फैन की स्पीड आपकी मान लीजिए 720 RPM है, राउंड पर मिनट है, ठीक है, 720 राउंड प्रति मिनट है। आपने क्या किया, रेगुलेटर को जो है सबसे लोवेस्ट पॉइंट पे सेट कर दिया, तो इस समय फैन आपका 720 RPM से घूमेगा, नहीं घूमेगा, क्योंकि उसकी जो रेटेड स्पीड है उसको भी आप नियंत्रित कर, उससे भी कम में कर रहे हैं, ठीक। तो क्या हुआ, इस समय आपका जो फैन है वो अपने रेटेड स्पीड से भी कम में घूमेगा, 500-600 RPM हो सकते हैं उसके, 720 उसका रेटेड है। और इस समय जब लोड लेगा तो इस समय लोड क्या बताएगा आपको, लेकिन भाई इस समय लोड क्या हुआ, इस समय लोड क्या बताएगा आपको, वोल्टमीटर से चेक करना है। उसके बाद आप जो आपका वोल्टेज रेगुलेटर है, फैन रेगुलेटर है, उसको फुल कर दीजिए, उसे फुल कर दीजिए पूरा, जितने उसके स्टेप है, 6-5 जो भी स्टेप हैं, तो इस समय क्या होगा, फैन हमारा सबसे तेज चलेगा। हो सकता है कि जो आपका रेटेड स्पीड उसकी 720 है उससे भी ज़्यादा तेज चले, इस केस में फैन जल भी सकता है, बहुत से केस में ऐसा होता भी है, कहते हैं ज़्यादा सप्लाई ज़्यादा वोल्टेज दे दिया गया, फैन हमारा जल गया, उसकी वाइंडिंग जल गई। फैन नहीं जलता, हमेशा वाइंडिंग जलती है, आदमी बोलता है फैन जल गया, तो वाइंडिंग जल गई, तो क्या होगा। अब इस समय लोड देखो, अब आप इस समय वोल्ट मीटर लगा के देखो लोड की, इस समय लोड कितना कंज्यूम हो रहा है। तो जो हमने लोवेस्ट पॉइंट पे, नो लोड पे है, समझिए नो लोड पे, घर पे कोई लोड नहीं है, एक भी फैन नहीं चल रहा है, उस समय घर का लोड वोल्टेज देखिए, और जिस समय घर के सारे फैन, हीटर, रेगुलेटर, जबकि फ्रिज, कूलर सब ऑन कर दिए, उस समय देखिए, तो दोनों के बीच में गैप नहीं होना चाहिए, दोनों के बीच में जो है गैप नहीं होना, क्योंकि हमारा जो 220-240 वोल्ट नॉर्मल है वही होना चाहिए, लेकिन जब लोड लगता है तो धीरे से वोल्टेज रिड्यूस होता है। तो यहीं पे दिया हुआ, देखो क्या दिया हुआ है, इसने क्या दिया है, वोल्टेज, नो लोड वोल्टेज V0 कितना दिया है, V0, अगर नो लोड को हम V0 मान ले तो कितना दिया है, 240, इसकी क्या है, 240 है। अब देखो फुल लोड वोल्टेज 220 वोल्ट, जैसे लोड लगा दिया गया, ये फुल लोड हो गया, आपका फुल लोड हो गया, तो फुल लोड क्या हो जाएगा, या फुल लोड हो गया, तो इस समय ये कितना हुआ, 220 हो गया, देखो रिड्यूस हो गया ना, ये क्या हुआ, रिड्यूस हो गया। तो अब इसका एक वोल्टेज रेगुलेशन का फार्मूला होता है, क्या होता है, वोल्टेज रेगुलेशन का फार्मूला क्या होता है, वोल्टेज रेगुलेशन का वोल्टा नीमन, हिंदी में बोलते हैं वोल्टा नीमन, क्या बोलते हैं, वोल्टा नीमन का फार्मूला। देखो वोल्टा नीमन का फार्मूला क्या होता है, देखिए यहाँ पे आपको बता देते हैं, वोल्टा नीमन का फार्मूला क्या होता है, V0 माइनस VL अपान VL, ये इसका फार्मूला होगा, इंटू 100, ये इसका फार्मूला हो जाता है। इस फार्मूले में आप पुट करके देखिए वैल्यू कितनी आ रही है, इस फार्मूले में पुट करके देखोगे तो कितना आ जाएगा वैल्यू, आप देखोगे 240 माइनस 220 अपान 220 आएगा, ठीक, 220 आएगा। अब देखो इसको आपका ये कितना, इंटू 100, ठीक है। उसके बाद फिर देखो यहाँ पे 20 आएगा, 20 अपान 220 इंटू 100। अब इसको कट पिट कर लीजिएगा, भाग जाएगा नहीं, तो यहाँ पे पहले ही 0 लग जाएगा, 0.0। उसके बाद फिर कोशिश करेंगे भाग की, तो कितनी बार जाएगा, 9, ठीक। उसके बाद फिर
9 के बाद फिर नहीं जाएगा, फिर 0, 9 0 9 0, ये बार बार आता रहेगा। अब देखो इसके बाद आपको मल्टीप्लाई किससे करना है, मल्टीप्लाई किससे करना है, 100 से। मल्टीप्लाई किससे करना है, 100 से। तो इसका राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, 9.09। ठीक है, इसका आप जो है मल्टीप्लाई करके देखिएगा 100 से, तो क्या आ जाएगा, 9.09 आ जाएगा इसका राइट आंसर। इसका फार्मूला कौन सा हुआ, वोल्टेज था न्यूमन का। अब देखो ये भी दो प्रकार का होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर की बात कर रहा है कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की बात कर रहा है। यहाँ पे सिर्फ नॉर्मली वोल्टेज रेगुलेशन पूछा था, और पूछा था कि फुल लोड वोल्टेज 240 है और नो लोड वोल्टेज नो लोड वोल्टेज कितनी है, 240 है। अब फुल लोड आपकी जब लोड लगा दिया 220 है, मतलब वोल्टेज हमारी जैसे लोड बढ़ाया गया वोल्टेज हमारी घटी थोड़ी सी। तो ये कितना है, ये परसेंटेज कितना है, तो ये आप तो जनरली निकाल लिए। लेकिन अगर बोल दे कि ट्रांसफार्मर स्टेप है, स्टेप डाउन है, तो उसके लिए फिर ये फार्मूला नहीं लगेगा, उसके लिए फार्मूला आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। ठीक, ये राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, ट्रांसफार्मर में टुकड़े टुकड़े में कोर का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग लैमिनेटेड कोर ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में टुकड़े टुकड़े में कोर का उपयोग करने क्या हमने बोला था, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लैमिनेटेड। लैमिनेटेड क्या होता है, लैमिनेटेड इसलिए करते हैं हम, ईडी करंट। हमने कई मतलब ऐसे क्वेश्चन 3 से 4 बार 5वीं बार आ रहा। देखो कॉपर लॉस कब करते हैं, कॉपर लॉस के केस में क्या होता है, कॉपर लॉस के क्या करते हैं हम, ट्रांसफार्मर को जो है मैक्सिमम इफिशियंसी की ओर ले जाते हैं। जैसे मैक्सिमम इफिशियंसी हम पाने लगेंगे तो कॉपर लॉस हमारे आयरन लॉस के बराबर हो जाएंगे। और कॉपर लॉस किससे कम करते हैं, किससे चेक करते हैं, इसको चेक करने के लिए हम क्या बताए थे आपको, शॉर्ट सर्किट टेस्ट यूज करते हैं कॉपर लॉस चेक करने के लिए। उसके बाद देखो मैकेनिकल लॉस दिया हुआ है, तो मैकेनिकल लॉस ट्रांसफार्मर के हम एक प्रकार से कह दें कि जैसे कि एटमॉस्फेरिक इफेक्ट हो सकता है, या हो सकता है कि उसकी क्या बोलते हैं, ट्रांसफार्मर की जो असेंबली की गई है पर्टिकुलर तरीके से नहीं की गई। मैकेनिकल लॉस में हम एक लॉस और कह सकते हैं। देखो ट्रांसफार्मर की जो 2 वाइंडिंग होती है, हमारी ट्रांसफार्मर की 2 वाइंडिंग होती हैं, और इसमें जो फ्लक्स ट्रांसफर होता है, फ्लक्स जनरेट होता है, इसमें आप जानते हैं म्यूचुअल फ्लक्स होता है, सभी जानते हैं। जो इसमें होता है कौन सा, म्यूचुअली फ्लक्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला हुआ है, अब ट्रांसफार्मर में जो जंप कर करके जाता है, तो यहाँ पे देखिए ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग है इलेक्ट्रिकली क्या होती है, वैद्युत रूप से देखा जाए इलेक्ट्रिकली देखें तो इलेक्ट्रिकली क्या होती है, इलेक्ट्रिकली ये सेपरेट होती हैं। इलेक्ट्रिकली क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। इलेक्ट्रिकली ये दोनों प्राइमरी सेकेंडरी सेपरेटेड होती हैं, लेकिन मैकेनिकली देखोगे, मतलब यांत्रिक रूप से देखोगे, वैद्युत रूप से देखो, वाइंडिंग आपकी प्राइमरी है और सेकेंडरी है, दोनों में कोई कनेक्शन नहीं, दोनों दूर दूर है। लेकिन अगर मैकेनिकली देखोगे तो दोनों में क्या है, दोनों में मैकेनिकली कनेक्ट होती है। मैकेनिकली कनेक्ट है ना, अब देखो जैसे कोई ये मैकेनिकल डिवाइस है तो मैकेनिकली कनेक्ट है, लेकिन इलेक्ट्रिकली दोनों सेपरेट है। और इसमें जो फ्लक्स जाता है तो वो क्या होता है, लिंकेज होता है। एक होता है शब्द आपने नाम सुना होगा लीकेज, एक नाम सुना होगा लिंकेज, एक नाम सुना होगा लीकेज, एक नाम होता है लिंकेज, एक नाम होता है लिंकेज। तो लिंकेज अधिक से अधिक रखते हैं हम ट्रांसफार्मर के। जब प्राइमरी सेकेंडरी ट्रांसफार्मर हमारा क्या करता है, ट्रांसफार्म द पावर प्राइमरी टू सेकेंडरी, ट्रांसफार्म द पावर प्राइमरी टू सेकेंडरी विदाउट चेंज इन फ्रीक्वेंसी, बिना आवृत्ति में परिवर्तन किए पावर को प्राथमिक कुंडल से द्वितीयक कुंडल में ट्रांसफर करता है। ऐसी डिवाइस को हम परिणामित या ट्रांसफार्मर बोलते हैं। ट्रांसफार्मर का वर्क क्या हुआ, और किस पे वर्क करता है, म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पे वर्क करता है। किसके, फैराडे की, आपने सब पढ़ा हुआ है। ठीक, और उसके बाद इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, भंवर दाहरिया हानि। किसको हमने बताया था आपको, ये तो मैंने एक्स्ट्रा चीज बता दी आपको इस क्वेश्चन संबंधित। ट्रांसफार्मर में टुकड़े टुकड़े कोर का उपयोग करने क्या उद्देश्य है, रिड्यूस द ईडी करंट लॉस, ईडी करंट लॉसेस को रिड्यूस करने के लिए। आयरन लॉस वगैरह हमें रिड्यूस करना है तो उसके लिए हम उसकी कोर, और जो हमारा जो कोर किसका यूज करते हैं, फेराइट कोर यूज करते हैं। किसके, जो हमारे लॉसेस को कम करने के लिए, कोर लॉसेस को कम करने के लिए, तो वहाँ पे हम फेराइट्स वगैरह यूज करते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ट्रांसफार्मर की शीतलन विधि क्या है। ट्रांसफार्मर की शीतलन विधि क्या है, हमने ट्रांसफार्मर अभी बताया था आपको। ट्रांसफार्मर टैंक बना के दिखाया था, कंजर्वेटर टैंक बना के दिखाया था। व्हाट इज द कूलिंग मेथड ऑफ ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर की ये कूलिंग मेथड कौन सी है। तो एयर फोर्स मेथड, आयल नेचुरल कूलिंग, आयल फोर्स एयर फोर्स कूलिंग, आयल नेचुरल वाटर फोर्स कूलिंग। तो ये आपकी जो कूलिंग है नेचुरल आयल कूलिंग है। कौन सी है, नेचुरल आयल कूलिंग। कौन सी है, आयल नेचुरल कूलिंग। इसके बाद जब कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे हम बाकी चीज़ों का भी डिस्कशन करेंगे। ये कूलिंग आपकी कौन सी है, नेचुरल आयल कूलिंग है। आयल भरा हुआ है और जो है नेचुरली, कोई मतलब कि नेचुरल का मतलब होता है प्राकृतिक, कोई एक्स्ट्रा या कोई आर्टिफिशियल अरेंजमेंट हमने मतलब आयल के कूलिंग, जो हमारा आयल होता है कब होता है, जब उस पर लोड होता है, ट्रांसफार्मर सप्लाई आती है तो आयल हमारा हीट होता है। अगर ट्रांसफार्मर, और
हमारा ट्रांसफार्मर क्या करता है, जो ऑयल होता है वो हमारे वाइंडिंग को इंसुलेट करता है, वाइंडिंग को सुरक्षा प्रदान करता है। वाइंडिंग की मतलब ट्रांसफार्मर ऑयल क्या करता है, ट्रांसफार्मर हमारे लिए समझ लीजिए वाइंडिंग के लिए सुरक्षा कवच है एक प्रकार का। वाइंडिंग को क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है, क्योंकि वाइंडिंग भी तो हीट होती है, अब वाइंडिंग को भी तो बचाना है, तो इसलिए ट्रांसफार्मर ऑयल को हम डालते हैं किसमें, ट्रांसफार्मर में। और लेकिन अब ये भी हीट हो रहा है तो क्या करेंगे, जब ये हीट हो रहा है तो इसको भी ठंडा करने के लिए कुछ ना कुछ अरेंज करेंगे। तो जो ये अरेंजमेंट दिखाया गया है ये नेचुरल ऑयल कूलिंग दिखाया गया है, इसमें कोई एक्स्ट्रा असेंबली या एक्स्ट्रा अरेंजमेंट नहीं किया गया है ऑयल को ठंडा करने के लिए, तो इसलिए इसको बोलते हैं नेचुरल ऑयल कूलिंग। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज द कंडीशन फॉर ऑब्टेनिंग मैक्सिमम इफिशियंसी फ्रॉम ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर से अधिकतम दक्षता प्राप्त करने के लिए क्या शर्त है, तो हम बताए थे आपको कि मैक्सिमम दक्षता कब होगी, जिस समय हमारे आयरन लॉस क्या हो जाएंगे, जिस समय हमारे आयरन लॉस बराबर हो जाएंगे कापर लॉस के, जिस समय हमारे आयरन लॉस बराबर हो जाएंगे कापर लॉस के, लौह हानियाँ बराबर हो जाएंगी किसके, ताम्र हानियाँ के। लौह हानियाँ बराबर हो जाएंगी किसके, ताम्र हानियाँ के। लौह हानियाँ बराबर ताम्र हानियाँ। इस समय हमें इफिशियंसी जो मिलेगी ट्रांसफार्मर से वो मैक्सिमम होगी। इफिशियंसी का फार्मूला आप जानते हैं, आउटपुट अपान इनपुट इंटू 100, ये ट्रांसफार्मर इफिशियंसी फाइंड करने का फार्मूला होता है। ठीक है, तो ये रहे आज के आपके 15 क्वेश्चन की सीरीज। फिर अगली क्लास में आएंगे नए क्वेश्चन के साथ। आप लोग पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, एक्स्ट्रा बर्डन लेके मत अपने ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन मत दीजिए कि जो है एग्जाम जब आएगा तो लास्ट में हम पढ़ के पास हो जाएंगे। तो उससे अच्छा है कि अभी एक्स्ट्रा बर्डन अपने माइंड को देने से अच्छा है कि अभी थोड़ा थोड़ा पढ़ें, डेली पढ़ें। और इस क्लास से यदि कुछ भी जानकारी आपको मिल रही है तो उन सब बच्चों को भी बताओ जो इस सुविधा से वंचित हैं।